नमस्कार। आज की कहानी है नेताजी का चश्मा। और यह कहानी हमने कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 यानी हिंदी पुस्तक से ली है। इस कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश है। कहानी को शुरू करने से पहले स्वयं प्रकाश के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और इस कहानी का वाचन मैं जीवन सर कर रहा हूँ। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की थी और पढ़ाई करने के बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में इन्होंने नौकरी भी किया। बचपन से लेकर के नौकरी का एक बड़ा हिस्सा इनका राजस्थान में बीता, क्योंकि इनकी नौकरी राजस्थान में हुई थी। और ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के भोपाल में रहने लगे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मतलब होता है अपने से इन्होंने रिटायरमेंट दे दिया, इसको वॉलंटियर रिटायरमेंट भी कहते हैं। इसके बाद ये वसुधा पत्रिका से जुड़े रहे। वसुधा पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया। जीवन के 8वें दशक में उभरकर स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। यानी देखा जाए तो इन्होंने कहानी का लेखन बहुत काफी उम्र के बाद किया। इन्होंने 13 तरह के कहानी संग्रह लिखे हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये सब उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास भी काफी चर्चित रहा इनका। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला जरा वो भी देख ले। इन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और भी कई सारे पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो मध्य वर्ग के बारे में ज्यादा है, तो इन्हें मध्यम वर्ग के जीवन की कुशल चितेरा कहा जाता है। इन्होंने समाज में व्याप्त वर्ग शोषण के विरुद्ध, जैसे कि जाति प्रथा, संप्रदाय, लिंग आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ स्वर ऊंचा किया है। इनकी जो रचनाएं हैं या यूं कहें इनकी जो शैली है वो किस्सा गोई है। मतलब एक किस्सा टाइप का लिखते हैं ताकि सुनने में बड़ा मजा आता है। नेताजी के चश्मा के बारे में हम जब पढ़ेंगे, जब इस पाठ को पूरा हम देखेंगे, जानेंगे, तो पता चलेगा कि करोड़ों नागरिकों की एक कटाक्ष की गई है कि लोग सब देखते हैं कि क्या नहीं है, लेकिन देखते हुए भी आंख मूंद करके निकल जाते हैं। और आज ये भी हो रहा है। आप देखिए कि हमारे आसपास कितनी सारी घटनाएं होती जाती है। हम मूक दर्शक बनकर चुपचाप वहां से गुजर जाते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं। इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे आकर के अपना योगदान देते हैं। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब, हालदार साहब एक नौकरी पेशा आदमी है। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस रास्ते से गुजरना पड़ता था। मान लीजिए कि ये देखिए आप, ये तस्वीर आपको स्वयं प्रकाश की है। ये एक रास्ता है, देख रहे हैं आप? और हालदार साहब को या तो इधर से या इधर से गुजरना पड़ता था अपने काम के सिलसिले में, ताकि ये दिख सके। और रास्ते में पड़ता तो दिखेगा ही दिखेगा। ऐसी बातें थी कि हर 15वें दिन उसको रास्ते से गुजरना पड़ता था। ये जो कस्बा है वो बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ मकान थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं था। और जिसे बाजार कहा जा सके वो छोटा मोटा सा एक सा बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा कारखाना था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक ठो नगर पालिका भी था। ओपन एयर सिनेमा घर का मतलब जिसकी छतें खुली हो और वहां सिनेमा चल रहा हो। क्या क्या था? एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका।
और नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दिया, तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, और कभी चबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यानी कोई अधिकारी था या कोई बोर्ड था जिसने एक ठो प्रतिमा चौक पर लगवा दिया, जिसको चौराहा कहते हैं ना, वहां पर लगवा दिया। किसका? सुभाष चंद्र बोस का। और किस चीज का था? तो संगमरमर का था। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है और उसी प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण, अच्छी मूर्ति की लागत होने के कारण, या फिर बजट कम होने के कारण हड़बड़ी में चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा समय, जिसकी वजह बोर्ड ने समय समाप्त होने के घड़ियों में ही किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय लिया। आप इस बात को मेरी भाषा में समझिए। बात कुछ यूं हुई कि बजट कम था, ये पता नहीं। मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि किस वजह से ऐसा मूर्ति बना, ये हम नहीं कह सकते। चाहे वो समय की कमी थी, या फिर बजट नहीं था, या फिर समय जल्दी जल्दी खत्म हो रहा था, तो किसी लोकल आदमी को कह दिया कि आप ये मूर्ति बना दीजिए। तो ये लोकल आदमी को चुना गया। कौन थे वो? एक हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे, और मास्टर जी का नाम था मोतीलाल। उन्हीं को कहा कि आपको महीने भर के अंदर मूर्ति देनी है। क्योंकि मूर्तिकार को पैसा मिल रहा था, तो वो बोले हाँ हाँ हाँ, हम 1 महीना में मूर्ति बनाकर आपको दे देंगे। जैसा कि कहा वैसा कर भी दिया उन्होंने। मूर्ति तो उन्होंने संगमरमर की बना दी, टोपी भी बना दी, कोट भी बना दिया, और टोपी से लेकर कोट तक का ये मूर्ति जो था वो पोर्ट्रेट था। पोर्ट्रेट का मतलब होता है, देखिए इस मूर्ति को, ये आपके छाती तक के फोटो को पोर्ट्रेट कहते हैं। इस मास्टर साहब ने, मोतीलाल मास्टर ने, ये मूर्ति बना करके दे दिया। मूर्ति सुंदर थी, और इस तरह की मूर्ति को, पोर्ट्रेट को, यहां पर शब्द का इस्तेमाल किया है बस्ट। क्या कहा इन्होंने? बस्ट कहा है। इस तरह की 1 फुट की मूर्ति, मूर्ति सुंदर थी। नेताजी भी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। वर्दी फौजी में थे, यानी वर्दी भी बनाया था उन्होंने संगमरमर का। मूर्ति को देखते ही ऐसा लगता था कि मानो नेताजी चिल्ला उठे, चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा याद आ जाता था, इतनी सुंदर मूर्ति बनाई थी। इस मूर्ति के लिए मास्टर साहब को जितनी भी प्रशंसा करनी हो वो कम थी, लेकिन एक चीज खटक रही थी, वो था कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। नेताजी की मूर्ति हो और चश्मा नहीं, तो फिर दिक्कत है। अब सवाल ये उठता है कि चश्मा क्यों नहीं था? तो देखिए, चश्मा संगमरमर का बनाना, हो सकता है टूट जाता होगा बार बार, या फिर वो चश्मा नहीं बना पाए होंगे। तो इसके बदले उन्होंने एक सचमुच का काला फ्रेम वाला, चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया मूर्ति को। देखिए, उन्होंने ट्रिक निकाला कि चश्मा तो नहीं बना पाए, एक काला चौड़ा फ्रेम वाला रियल का चश्मा पहना दिया। और हालदार साहब जब भी उस चौराहे से गुजरते तो पान खाने के लिए वहां पर रुकते, और जब भी वो मूर्ति को देखते वो मुस्कुरा करके बोलते, वाह क्या आइडिया है, पत्थर नहीं तो चश्मा ही रियल का लगा दो। फिर उसकी जीप आगे बढ़ जाती, और वो हालदार साहब रास्ते भर सोचते रहते कि जिस व्यक्ति ने यह प्रयास किया है वो काफी सराहनीय होनी चाहिए। कि महत्व मूर्ति के रंग रूप का नहीं, उसकी भावना का है कि चलो भाई, नहीं बना पाए तो बिना चश्मा के नेताजी कैसे बनाए, देशभक्त है ना, उसका मजाक उड़ेगा।
तो इसलिए कोई ना कोई चश्मा तो दे दिया जाए। लेकिन बात ये होती थी कि जब भी वो दूसरी बार गुजरते थे, चश्मा बदला हुआ पाते थे। कभी मोटे फ्रेम वाला चौकोर, कभी तार वाला फ्रेम वाला गोल चश्मा। तो इससे हालदार साहब के दिमाग में आता था कि भाई मूर्ति तो कपड़े नहीं बदलते हैं, लेकिन चश्मा कैसे बदल जाती है। ये तीसरी बार आया तो फिर नया चश्मा। अब तो हालदार साहब की आदत हो गई थी कि भैया जब भी इधर से हम गुजरेंगे, मूर्ति को पान खाते खाते हम देखेंगे। तो कभी कभी उसके मन में उठता था कि क्यों ना पूछ लिया जाए। इसलिए एक बार उसने पान वाले से पूछ ही लिया कि भाई ये बताओ कि चश्मा बदल कैसे जाता है। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। पान वाले का रेखा चित्र पूछता है, उसका देख लीजिए, वह एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। पान वाला कैसा था? काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का यह प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों में हंसने का मतलब, मुंह में तो पान ठुसा हुआ था, उसकी आंखों से लग रहा था कि ये हंस रहा है। जब ऐसा हंसा, उसकी तौंद थिरकने लगी, क्योंकि पेट बहुत बड़ा था ना, हिलने लगा, है ना। पीछे घूमकर उसने पान थूका, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है, ये अपने नहीं बदलता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, तो फिर बोले कि चश्मा चेंज कर देता है। किसने समझाया? पान वाले ने। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। बोले कोई गिराक आ गया समझो। मतलब मान लीजिए कि कैप्टन चश्मे वाले के पास कोई ग्राहक आ गया और उसको एक चौखट तो चाहिए, मतलब एक थोबड़ा तो चाहिए, या एक चेहरा तो लाइए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? मतलब वो कैप्टन कहाँ से लाएगा वो? तो वो क्या करते थे कि उस मूर्ति का चश्मा अगर किसी को पसंद आ गया, पहना पहना के दिखाते थे। एक फ्रेम मान लेते उसको कि नेताजी का चश्मा भी हो जाएगा, और फिर जो ग्राहक को पसंद आएगा वही वाला दे देंगे। तो नेताजी को पहना पहना के दिखाते थे, और ग्राहक को जो वाला पसंद आता था उसको दे देते थे, और दूसरा चश्मा उसमें पहना देते थे। अब बात हालदार साहब को कुछ कुछ समझ में आई कि एक चश्मा वाला है जिसका नाम है कैप्टन, और वो बगैर चश्मे की मूर्ति को देख नहीं सकता था, उसे बुरा लगता था, तो इसलिए वो चश्मा को पहना देता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी चश्मे की, और अगर वो चश्मा पहना हुआ किसी ग्राहक को पसंद आ जाता तो वो उसको दे देता था, और बदले में दूसरा चश्मा नेताजी को पहना देता। चश्मे वाला मूर्ति का लगा प्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए ग्राहक को देता होगा। क्यों भाई? क्योंकि इसे नेताजी से लगाव था, वो देशभक्त था। और नेताजी हमारे आजादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो रही है यहाँ पर, कितने बड़े रोल अदा किए हैं ये आप सभी को पता है। और बाद में नेताजी को दूसरा प्रेम दे देता था। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है कैप्टन का। ये बात कही हालदार साहब ने। लेकिन भाई एक बात अब भी समझ में नहीं आई कि हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा। क्या पूछा? कि एक बात और समझ में नहीं आई। क्या नहीं आई? कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ये तो इसका है, कैप्टन का है, ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? तब तक पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था, और दोपहर के समय दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, इसलिए फिर वो आंखों ही आंखों में हंसा। और जब आंखों ही आंखों में हंसा तो उसकी तोंद फिर थिरकी, कत्थे की डंटी फेंका, पीछे मुड़ा, फिर थूका, और मुस्कुराकर बोला कि मास्टर बनाना भूल गया है।
चश्मा वो बनाया ही नहीं है। पान वाले ने पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, वो मजाक में उड़ा दिया। लेकिन हालदार साहब चकित थे और वो अंदर ही अंदर पिघल रहे थे। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। बेचारा एक मास्टर, वो जो कि अध्यापक था और ड्राइंग का मास्टर था, महीना भर टाइम देगा उसको और कहेगा कि एक के महीना में बना के दो, बजट भी कम है, तो बेचारा पत्थर का पारदर्शी चश्मा कैसे बनाएगा? ये सोच ही नहीं पाया होगा। कोशिश तो किया होगा, हमको लगता है हलदार साहब सोच रहे हैं, लेकिन टूट जाता होगा, बनाते बना के बार बार टूट जाता होगा। इसलिए सोचा कि समय तो निकल जाएगा, 1 महीने का समय है, क्यों ना हम इसको रियल का चश्मा ही दे दे। हालदार साहब को यह सब बहुत बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, जबकि पान वाले इसे मजाक समझ रहे थे। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वो जीप की तरफ बढ़े, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले पास जाकर के पूछा, क्या कैप्टन नेताजी का चश्मा सॉरी क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? उसके मन में, हालदार साहब के मन में ये सवाल उठा, क्या वो भी आजादी की लड़ाई में लड़े थे नेताजी के साथ? क्या वो भूतपूर्व सिपाही थे? ऐसा उसने। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब की ओर ध्यान से देखा। मतलब अभी मुंह में भरा ही नहीं था, खाने ही जा रहा था। पान को रोका, उधर देखा, किसके तरफ? हालदार साहब को। फिर काली बत्ती सी दिखाकर मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसका। मतलब कटाक्ष किया। जबकि देखा जाए तो मजाक कौन कर रहा था? समाज के लोग। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि नेताजी के आंखों पर चश्मा है कि नहीं। सिर्फ एक वो कैप्टन चश्मे वाला को ही फर्क पड़ रहा था। तो कहा कि जाइए उसका छपवा दीजिए। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। दरअसल देखा जाए तो वो देशभक्त था, और देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया किसने? पान वाले ने। तो उसे अच्छा लगेगा क्या? किसको अच्छा नहीं लगा? हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और एक हाथ पर बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था। ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर, इस वाले को देखिए, ये देख रहे हैं, एक बांस का था, उसमें बहुत सारा चश्मा ये लटका करके लंगड़ा आदमी, मरियल सा मतलब बहुत बूढ़ा सा है, अभी अभी उस गली से गुजरा है। और अब एक बंद दुकान के सहारे अपनी बांस टिका रहा था। एक दुकान बंद था और उसके सामने बांस जो चश्मा वाला था वो टिका दिया। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। मतलब इस चश्मे वाला का दुकान नहीं है और घूम घूम करके ये बेचता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछें कि नहीं पूछें कि इसे क्यों कैप्टन कहते हैं, इसका वास्तविक नाम क्या है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब और बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने मेरा 2-3 पान बर्बाद कर चुका है। ड्राइवर भी बोल रहा था, चलिए साहब चलिए, लेट हो रहा है चलिए। वो बेचैन हो रहा था। हालदार साहब जीप में बैठकर चल दिए। 2 साल तक हालदार साहब को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा था, तो नहीं उधर आ पाए थे। और जब 2 साल के बाद उधर से गुजरे तो फिर वही देखते थे, कभी गोल, कभी चश्मा चौकोर, कभी लाल, कभी काली, कभी धूप वाली, कभी गोगल्स, कई तरह के चश्मे होते थे।
और बस वो भी कुछ देर खड़ा होकर के देख लेते थे और चल जाते थे। फिर एक बार जब वो गुजर रहे थे तो कुछ ऐसा हुआ कि उसने कहा कि गाड़ी रोको, और देखा कि मूर्ति के आंखों पर यानी चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और अधिकतर दुकानें बंद थी। अगली बार भी पार हुए हुए तो आंखों पर चश्मा नहीं मिला मूर्ति के। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान थूका, फिर सिर झुकाकर अपनी धोती से आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। यानी वो जो लंगड़ा मरियल सा बूढ़ा था चश्मा वाला, वो मर गया। अब मर गया तो हालदार साहब आगे कुछ पूछ नहीं पाए। बोले भाई मर गया तो अब क्या पूछो। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, पान के पैसे दिए और जीप में बैठकर रवाना हो गए। बार बार सोचते रहे कि क्या हो गया है हमारी आज की नौजवान पीढ़ियों को, आज के कौम को, आज के लोगों को क्या हो गया है। देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ बर्बाद कर देने वाले, सब कुछ लुटा देने वाले नेताजी के बारे में कोई सोचता तक नहीं है। अपने लिए सब मौका ढूंढते हैं। क्या हो गया है हमारी कौम को, ऐसा सोचते हुए निकले। वे दुखी हो गए और चले गए। 15 दिन के बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे और सोचे वह नहीं जाते हैं रास्ते से, अब तो कोई कुछ है ही नहीं, अब जाते ही नहीं है वहां पर। लेकिन मन जो था ना वो नहीं माना। बोला चलो भाई, कुछ नहीं तो नेताजी के ही दर्शन कर लिया जाए। जब आगे बढ़े तो उन्हें लगा कि नेताजी की आंखों पर तो चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज रुकेंगे नहीं, आज पान भी नहीं खाएंगे, आज देखेंगे भी नहीं, सीधा निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया ये चौराहे पर नहीं रुकना, आज बहुत काम है, पान कहीं और खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें घूम गई। सिर उसकी ओर जब घूमा तो कुछ ऐसा दिखा, चीख के बोले, ड्राइवर गाड़ी रोको। जीप में स्पीड थी, जोर से ब्रेक मारा। लोग देखने लगे, अचानक से क्या हो गया भाई। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ बढ़े। बढ़िया से रुका ही नहीं था, निकल करके बढ़े मूर्ति की तरफ और उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना हुआ छोटा सा चश्मा था। अगर आप सरकंडा देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। उसकी आंखों पर किसका चश्मा था? सरकंडे का चश्मा था। सरकंडा एक घास होती है, उसी को गोल गोल घुमा करके चश्मा बनाया हुआ था। तो जब ये चश्मा उन्होंने मूर्ति की आंखों पर देखा, जैसे कि बच्चा बनाते हैं वैसा ही चश्मा था। हालदार साहब भावुक हो गए। वो समझ गए कि कोई फिर एक देशभक्त ने अपने जन्म ले लिया है। उसे खराब लगा कि हमारे नेता की आंखों में चश्मा नहीं है और इसलिए उसने सरकंडे का चश्मा पहना दिया। यानी कि आज भी लोगों के अंदर से देशभक्ति नहीं गई है। कोई तो ऐसा है जो नया जन्म लिया है, नया पीढ़ी है। तो इस कहानी से एक आस उत्पन्न करता है अंतिम शब्दों में कि देशभक्तों की अभी भी कमी नहीं है। इस कहानी से ये भी दुख प्रकट करते हैं कि हमारे समाज को क्या हो गया है, अपने स्वार्थ में इतने लीन है कि देशभक्तों की कद्र करना भी भूल गए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी में हम देखेंगे बाल गोविंद भगत। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगली कहानी लेकर के आऊंगा मैं और कहानी खत्म होने के बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।